21 ऑक्सीजन प्लांट मंगवाए गए हैं, जबकि बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर्स, क्रायोजेनिक टैंकर जो हैं वो इंपोर्ट किए जाने वाले हैं, जिनसे कोरोना से जंग लड़ने में मदद मिलेगी। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। तो ऑक्सीजन के प्लांट्स तो लगेंगे ही, 44 प्लांट्स लगेंगे, लेकिन साथ ही क्रायोजेनिक टैंकर्स को भी इंपोर्ट किया जा रहा है, वो भी बैंकॉक से। और अरविंद केजरीवाल ने सेंटर से मदद मांगी है, ये कहा है कि आप ये परमिशन दें कि एयरफोर्स के विमानों का प्रयोग हम कर सकें इन 18 टैंकर्स को भारत लाने। चारों तरफ टैंकरों की कमी है, ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, ये कहें देर आए दुरुस्त आए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में हालात बने हुए थे, अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल तक काफ़ी कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल जाएगी, तो बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए और शायद इसी की ज़रूरत है फिलहाल दिल्ली में। जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है अस्पतालों में, दुकानों में, घरों में, अब ऐसे में सरकार का ये कहना कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे, तो जाहिर है उम्मीद की जा रही है कि ऑक्सीजन जो है वो इजीली अवेलेबल हो पाएगी हॉस्पिटल्स में भी, और साथ ही जो लोग अपने होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, अपने पेशेंट्स के लिए घर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाह रहे हैं या ऑक्सीजन जिनकी ज़रूरत रहती है रिफिलिंग की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल तक ही रिजल्ट्स देखने शुरू हो जाएंगे। 8 जो प्लांट्स हैं उनको केंद्र सरकार लगाएगी, दिल्ली सरकार इसमें और प्लांट, तो 1 साल जो प्रिपरेशन टाइम था भले ही उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जिस तरीके से माना जा रहा है कि 1 हफ्ते में शायद कुछ अच्छा देखने को मिले। जी आनंद, 30 अप्रैल तक रुकना पड़ेगा इन प्लांट्स को लगने के लिए, लेकिन इसमें से 8 अमित पांडे, इनकी तो अप्रूवल पहले ही हो चुकी थी, जबरदस्ती की इस लाल फीताशाही में अटका हुआ था। और कहीं ना कहीं अगर ये 8 ऑक्सीजन प्लांट्स होते जो ऑक्सीजन की किल्लत हमने देखी है दिल्ली में, उससे पार पाने में बहुत मदद मिलती। जी, न केवल दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की इसी तरीके से कमी थी और दिल्ली, ये जो 8 प्लांट थे इनको बन जाना चाहिए तो बहुत सारी जो जिंदगियां थी वो बच सकती थी, क्योंकि अभी के आकलन में विशेषज्ञों द्वारा ये सामने आया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही काफी ज्यादा मौतें हो रही हैं और जो मरीजों की जो हालत बिगड़ रही है वो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी जो चूक थी, बहुत बड़ी गलती थी जो इन प्लांट का न बनना, न ऑपरेशन होना, अस्पताल में न सप्लाई होना, जरूरतमंद मरीजों को न पहुंच पाना। और अब जब मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं तो हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम अब ये बनेंगे जल्द से जल्द। प्राथमिकता सभी एजेंसियों की यही होनी चाहिए कि ये प्लांट बने, ऑक्सीजन का उत्पाद हो और जो तड़प रहा है मरीज बिस्तर पर उस तक ऑक्सीजन पहुंचे। मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि 2 सितंबर 2020 में 162 ऑक्सीजन प्लांट्स देश भर में लगाने का फैसला किया गया था। 162 प्लांट्स, और इसके लिए 201 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री के पीएम केयर्स फंड से जनवरी में इसको रिलीज भी किया गया। आज हम अप्रैल में हैं
18 अप्रैल को जो डेटा मिला है उसमें बताया जा रहा है कि इन 162 प्लांट्स में से सिर्फ 33 इंस्टॉल हुए हैं और अप्रैल के अंत तक फिर 59 और होंगे और मई के अंत तक 80 होंगे। इतनी देरी क्यों? अगर ये प्लांट्स पहले ही इंस्टॉल हो गए होते तो क्या देश में जो हम ऑक्सीजन की किल्लत देख रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों में त्राहिमाम जो मचा हुआ है, इसमें क्या कमी नहीं होती? कहीं ना कहीं बहुत ढीलापन नहीं देखा हमने। दिल्ली में ही 8 प्लांट्स इंस्टॉल होने थे, उसमें से सिर्फ 1 इंस्टॉल हुआ है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि 10 मई तक 1200 आईसीयू बेड भी तैयार होंगे। जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड आईसीयू के बेड्स की है। मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, सर कहीं से आईसीयू के बेड का इंतज़ाम कर दीजिए, कहीं से आईसीयू के बेड का इंतज़ाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है। हर अस्पताल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए हैं, आईसीयू बेड्स भरे हुए हैं। तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है प्रियंका कि एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं 500 बेड का आईसीयू जो यूनिट है डीआरडीओ का वो 3 घंटे में फिल हो गया, लेकिन टेस्टिंग की रेट्स इन्होंने कम कर दी हैं। अहम सवाल है क्योंकि 8 दिन पहले की अगर बात करें तो 1 लाख से ज्यादा टेस्ट आनंद हो रहे थे और कल हुए हैं 57,000 टेस्ट, जिसमें से 20,201 पॉजिटिव आए हैं। तो ये टेस्ट क्यों कम हो रहे हैं? जब से लॉकडाउन लगा है तब से तकरीबन 70,000 77,000 के लगभग टेस्ट हो रहे थे, लेकिन कल 57,000 टेस्ट हुए। और उस पर भी सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा दिल्ली में मौत का जो आंकड़ा है 380 मौत 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई। ये टेस्ट कम होते जा रहे हैं और उसके बावजूद जो पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण दर जिसे कहा जाता है, वो 35 पार कर चुका है 1-2 हफ्तों के बीच में दूसरी बार। तो कहीं ना कहीं भले ही टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी बता रहे हैं कि अगर आप एक एवरेज लगा लीजिए, अगर 57,000 लोगों में से 20,000 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो दिल्ली में क्या हालात चल रहे हैं। और जाहिर तौर पे जो मॉडरेट सिम्टम वाले लोग हैं या जो सीवियर सिम्टम वाले लोग हैं, उनको अस्पताल चाहिए, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, उनको वेंटिलेटर चाहिए। तो ऐसे में ये बाजारों में नहीं, अस्पतालों के बाहर ही नजर आएंगे। तो अगर आप कोई भी कोविड केयर सेंटर खोलते हैं, चाहे डीआरडीओ की बात की जाए, ये साथ ही जो अक्षरधाम में खोला गया कॉमनवेल्थ, वो घंटों के अंदर भर गए। तो लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन अमित, अगर लॉकडाउन का फैसला लिया गया, दिल्ली को बंद करने का फैसला लिया गया, वो भी अप्रैल की शुरुआत में, तो फिर इन बेड्स का इजाफा जो करना था ये उस वक्त क्यों नहीं लिया गया? क्या ये पूछना गलत है? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है आनंद जो आपने उठाया है। बेड का इंतजाम किया जाना चाहिए था जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ और उस तादाद में बेड नहीं बढ़े, और जिसका नतीजा ये है, हम आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा मरीजों का आज प्रेशर बढ़ रहा है। हमारी सहयोगी प्रियंका अभी कह रही थी कि जिन आंकड़ों का जिक्र कर रही थी, 30% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली में इस वक्त। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ओवर स्ट्रेच्ड है मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल व्यवस्था। अब युद्ध स्तर पर अनाउंसमेंट अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने किया है, डीआरडीओ ने अपनी फैसिलिटी शुरू की है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हुई है, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हुई है, रामलीला ग्राउंड के आगे बनेगा, मेन रामलीला ग्राउंड में बनेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी युद्ध स्तर पर 24 घंटे काम हो कि इनको ऑपरेट होना चाहिए। आनंद, नहीं तो बहुत ये तो अब तक ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था। अब तक तो इन्हें ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था
15 अप्रैल तक तो इन्हें ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था। हम तो 27 अप्रैल को मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हम इसको कराने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानने की जरूरत है कि आपने पहले वेव के बाद आपने क्या सीखा। अगर आप खुद मान रहे हैं कि यहाँ तीसरा या चौथा वेव है दिल्ली में, तो आपने क्या सीखा और क्यों इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? जबकि आपको तो दूरदर्शी माना जाता है, आपको तो ऐसे व्यक्ति माना जाता है जो आगे की सोचते हैं। तो अगर ऐसी बात है और आपकी पूरी टीम है ग्राउंड पर और आपको साथ भी मिल रहा है सेंटर का, तो क्यों ऐसा नहीं हुआ दिल्ली के इलाकों में? ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। वहीं आप बने रहिए अमित और प्रियंका मेरे साथ। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर जो है हर दिन 14,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों को खाना पहुंचा रहा है। इस्कॉन मंदिर में खाना बनाने से लेकर पहुंचाने तक का पूरा तमाम जो काम हो रहा है पूरे एहतियात के साथ किया जा रहा है। सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। लोग मास्क और दस्ताने पहनकर खाना बना रहे हैं। कोरोना की दूसरी वेव से पूरा देश परेशान है और सबसे ज्यादा परेशान है वो लोग जो इसके मरीज हैं। एक सोशल स्टिग्मा भी कोविड पेशेंट्स के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं इस्कॉन द्वारका में, जहां आप देख रहे हैं कि खाने की ये तमाम प्लेट्स लगी हुई हैं, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी जैसी जो न्यूट्रिशियस खाना है उसको फिलहाल पैक किया जा रहा है। इस्कॉन द्वारका से प्रद्युमन प्रिय जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या सोच है और किन के लिए ये खाना जा रहा है? ये जो द्वारा कोविड की वेव आई है, तो इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो कोविड के पेशेंट हैं उनको घर में खाने की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो जो हमारे जीवीसी हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका हम लोगों को जो है संदेश मिला कि आप किसी भी तरह से इन लोगों के घर तक खाना पहुंचाइए। तो हम सब जो है लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली में जो भी कोविड पेशेंट और जिनको इस भोजन की ज़रूरत है, हम उनको जो है घर पर डिलीवरी कर सकें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से एक के साथ एक प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई हैं और लगातार जो वॉलंटियर्स हैं, जो सेवादार हैं, वो किस तरीके से यहाँ सर्व कर रहे हैं। खास बात आप ये देखिए कि तमाम लोग जो खाना सर्व कर रहे हैं, सबके हाथों में ग्लव्स हैं, सबने N95 मास्क पहने हुए हैं, सबके सर ढके हुए हैं, यानी कि प्रिकॉशन पूरी तरीके से ली जा रही है। समाज में ऐसे लोग हैं जो इस मुश्किल वक्त में आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। राजस्थान में कोरोना की मुश्किल घड़ी में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जयपुर में विकास समिति 500 बेड का अस्पताल शुरू करने जा रही है, जिससे कोरोना मरीजों का इलाज हो सके। राजस्थान में कोविड मरीजों का आंकड़ा जिस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जिस तेज़ी से ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है, उतनी ही मुश्किल होती जा रही है सरकार के सामने इंतज़ाम करना। अब आम लोग आगे आए हैं। राजस्थान के जयपुर के एक मोहल्ले की विकास समिति, श्यामनगर विकास समिति, वो आगे आई है और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक प्राइवेट अस्पताल है जो पिछले 2-3 साल से बंद था। इस बिल्डिंग के अंदर कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है। पूरी इस बिल्डिंग के अंदर सेटअप अभी तैयार किया जा रहा है। प्रदीप गुगलिया हैं, श्यामनगर विकास समिति के अध्यक्ष हैं। इनके साथ में 2000 लोग मेंबर्स हैं जो इस काम को करने जा रहे हैं। प्रदीप जी, ये जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे आप? मैं प्रदीप गुगलिया श्यामनगर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी सोसाइटी करीब 30 सालों से रजिस्टर्ड और ऑडिटेड सोसाइटी है। बहुत सारे लोगों ने महसूस किया, अभी में हमने देखा है कि हमारे आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, ना बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, दर दर हर हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। तो हमने कोई तरीका सोचा। हमें जैन समाज, मैं भी जैन हूँ, जैन समाज से ये सहयोग मिला कि हॉस्पिटल हमारा बंद है, आप ले लीजिए। तो ये हॉस्पिटल जिसमें 5 फ्लोर से, ये हॉस्पिटल हम 500 बेड का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 500 बेड का बना रहे हैं और देखिए कि यहाँ पर सरकार की ओर से जयपुर के CMHO नरोत्तम शर्मा वो विजिट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये सरकार और जनता की पार्टनरशिप हो रही है। शर्मा जी, सर बताएं कि ये जो किस तरीके से ये पहली पार्टनरशिप है पब्लिक के साथ आपकी? क्योंकि जिस तरह से हमारा जो संक्रमण बढ़ रहा है कोरोना का और हमें बेड की ऑक्सीजन की सबकी आवश्यकता पड़ रही है, इसे देखते हुए सरकार ने कोविड केयर सेंटर का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उसके चलने प्रथम हमने बीलवा के अंदर 5000 बेड की जगह हमने ले ली है। उसमें 1000 बेड का हमने आज कोविड केयर सेंटर शुरू भी कर दिया है। गवर्नमेंट और पब्लिक की इस पार्टनरशिप को सलाम। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के
विकट संकट की घड़ी में यंग ब्रिगेड दीवार की तरह खड़ी हो गई है। ये यंग ब्रिगेड ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। होम आइसोलेशन के मरीज या फिर अस्पताल के हर जगह मदद पहुंचाई जा रही है। हर रोज़ ज़रूरतमंद लोगों को राशन और खाने के पैकेट भी दिए जा रहे हैं। इस मदद से मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी बड़ी राहत मिल रही है। भोपाल के रॉयल राजपूत संगठन के युवा टीम जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं, जो एम्स, जेपी समेत कई अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हर रोज़ ये काम कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में 1200 से ज़्यादा पैकेट ज़रूरतमंदों को दिए जा चुके हैं। इसके अलावा युवाओं की एक टीम हर रोज़ गरीबों को राशन बांटने का भी काम कर रही है। टीम में शामिल मान सिंह और उनकी टीम ने एक बड़ा किचन बनाकर रखा है। यहाँ पर आपसे और समाज के सहयोग से खाना बनाया जाता है। यहीं से खाने के पैकेट भी अपनी कार के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इस ग्रुप में सोशल मीडिया पर और अस्पतालों के बाहर अपने नंबर को भी लिख दिया है और बांट दिया है, सर्कुलेट किया है। होम आइसोलेशन में भी मदद पहुंच रही है। युवाओं की टीम भोपाल में आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों तक भी खाने के पैकेट पहुंचा रही है। अब कोरोना की वजह से पूरे देश में तबाही का मंजर है। अस्पतालों के हालात खुद आईसीयू में जाने के लायक हो गए हैं। लोग अपने घर के बीमार लोगों को अस्पताल में दाखिल कराने के लिए दर दर भटकते भी दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर बीमारों का एक ही सवाल है कि जैसे भी हो उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए। ऐसे में मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अपने हॉस्पिटल में बिना ऑक्सीजन के ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर रह चुके डॉक्टर बघेल का दावा है कि ऑक्सीजन केवल 80 तक पहुंचने के बावजूद घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन लेवल अगर आपका घटकर 80 तक हो जाए तब तक भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ दवा और एक्सरसाइज से मरीज़ को आराम मिल सकता है। ऐसी दवा क्या है, कैसे किया जा रहा है कि विशाल बघेल अभी तक कोरोना से पीड़ित कई मरीजों को वो राहत पहुंचा चुके हैं। आपका ऑक्सीजन कहाँ तक चला गया था? 80 तक आपका ऑक्सीजन चला गया था। आप कितने दिन पहले भर्ती हुए थे? 4-5 दिन पहले। आप भर्ती होने के बाद में आपने एक भी बार ऑक्सीजन लगाई? नहीं लगाई। बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं लगाई। आज आपका ऑक्सीजन कितना है? मेरा है 95-96 है। बिना ऑक्सीजन के आप ठीक हो गए। आपने क्या किया बताइए? मैंने ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे एक्सरसाइज की है। मेनली आपने व्यायाम किया? जी। मेनली आपने व्यायाम किया, फेफड़ों का व्यायाम किया। फेफड़ करके दिखाइए एक बार। इसको ऊपर उठाइए, थोड़ा इसके ऊपर उठाइए। तो फेफड़ों का व्यायाम किया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन दर जब तक 80 के नीचे नहीं पहुंचा उसको वापस उठाकर 95-96 तक कर दिया। ऐसा कर रहे हैं डॉक्टर वहां पर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वहीं कोरोना की इस महामारी के सबसे मुश्किल दौर में जब लोग अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज से बेगानों को अपना बनाने की खबर सामने आ रही है, जो हौसला भी देती है और भरोसा भी। अभी इंसानियत जिंदा है। प्रयागराज में एक शख्स ऐसा है जो परेशान और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर कर मसीहा साबित हो रहा है। मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स लोगों को मदद पहुंचाने के लिए रमज़ान के पाक महीने में रोज़े तक भी नहीं रख पा रहा है। फैजुल नाम का ये शख्स कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीबों और दूसरे ज़रूरतमंदों को न सिर्फ मुफ्त में शव वाहन मुहैया करवा रहा है, बल्कि अनाथ लोगों की अर्थी को कंधा देकर उनका अंतिम संस्कार भी करा रहा है। फैजुल खुद गरीब परिवार से है, लेकिन इसके बावजूद वह लोगों को मुफ्त शव वाहन मुहैया कराकर तमाम लोगों और सिस्टम को सरेआम आईना दिखाने का काम कर रहा है। कोरोना की महामारी के इस मुश्किल दौर में जब हर रोज़ प्रयागराज में दर्जनों मौतें हो रही हैं, शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों पर घंटों लाइन में लगकर इंतज़ार करना पड़ रहा है, उस वक्त में फैजुल लोगों के लिए मददगार के रूप में सामने आए हैं। अपने लिए नहीं सोचते कि हम कपड़ा बनवा लें, जूता पहन लें, ये सब नहीं सोचना। सिर्फ जनता सेवा भाव में लगे रहते, उससे कोई पैसा नहीं लेते। देते रही हुआ, भंडारा हुआ, मिलाद हुआ, पानी पिलाना हुआ, टाली पे कहीं पानी चला जाए पानी घर घर देना हुआ, ये सब काम मेरा समाज सेवा। तो आप क्या इस पे सब धर्म के लोगों को लेते, सब धर्म के लोगों को फैसिलिटीज फ्री देते? हाँ, फ्री देते हैं। कब्रिस्तान पहुंचाना हुआ, शमशान घाट पहुंचाना हुआ, सबका काम मैं करता हूँ। फैजुल को सलाम। वहीं भारतीय सेना और उसके जवानों की काबिलियत और जांबाजी पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन सेना के लोग हर मुसीबत के वक्त जिस जांबाजी के साथ अपने हुनर का परिचय देते हैं, तो हर सुनने वाला सैल्यूट देने में ज़रा भी देर नहीं करता।
इस कोरोना महामारी की दूसरी तबाही भरी लहर के बीच भी सेना की जांबाजी का ऐसा ही एक वाकया सामने आया है। भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे सरहदी इलाके बाड़मेर से, जहां भारतीय सेना के सिर्फ 40 जवानों ने महज 3 घंटे के अंदर ऑक्सीजन वाले 100 बेड का अस्पताल बना दिया। देर रात 9 बजे शुरू हुए ऑपरेशन को महज 3 घंटे में पूरा कर अत्याधिक सुविधाओं वाले अस्पताल को तैयार करके जिला प्रशासन के सुपुर्द भी कर दिया। सेना ने जिला अस्पताल के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं बालिका छात्रावास भवन में बनाए इस अस्पताल में उन कोरोना मरीजों को रखा जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी को रिक्वेस्ट किया था 100 बेड लगाने के लिए। तो 100 बेड पहले हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लगाए थे एंड काफ़ी अच्छा सेटअप था, बट चूँकि शहर से काफ़ी डिस्टेंस होने के कारण और कुछ समस्याएं थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम वो सारे बेड शिफ्ट करके इस हॉस्टल के अंदर लगा सकें। ये बालिका छात्रावास एक तो ये वाला है और बाकी अपने कस्तूरबा गांधी वाले दोनों मिला के अभी आर्मी के द्वारा 100 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जो इन्होंने पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवस्था की उसी को इधर शिफ्ट किया है। उसका कारण ये रहा कि वहाँ थोड़ी दूरी ज़्यादा पड़ती थी, तो लॉजिस्टिक है, ह्यूमन रिसोर्स को वहाँ डिप्लॉय करना थोड़ा मुश्किल होता था। अभी यहाँ पे डॉक्टर्स है जो मतलब आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हॉस्पिटल का एक्सटेंशन ही हो गया है, मतलब हॉस्पिटल का विस्तार हो गया है कि 100 बेड हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं एक साथ ये सेना के सहयोग से।